नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा की। पीड़ितों से मुलाकात कर दिया हर संभव मदद का आश्वासन। कहा, धन का अभाव लोगों के सपनों और पुनर्वास के नहीं आएगा आड़े। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या से उबाल। जूनियर डॉक्टरों ने रोका काम। सटीक जांच और कार्रवाई के लिए आईएमए ने दिया 2 दिन का अल्टीमेटम। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। बीजेपी ने बताया दुखद और शर्मसार करने वाली घटना। बेंगलुरु से 3 अगस्त को शुरू हुई बीजेपी जेडीएस की मैसूरू चलो पदयात्रा का समापन। कांग्रेस नेताओं के घोटालों पर पुस्तक का किया विमोचन। बीएस येदियुरप्पा ने सीएम सिद्धरामैया को विधानसभा भंग कर चुनाव का सामना करने की दी चुनौती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तिमोर लेस्टे की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों में जुड़ा नया अध्याय। वीजा संचार समेत 3 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर। तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया आभार। भारतीय समुदाय को बताया दोनों देशों के लिए लिविंग ब्रिज। मालदीव पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दोहराई प्रतिबद्धता। मालदीव के 28 द्वीपों में जल और स्वच्छता परियोजनाओं का किया उद्घाटन। माले में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उनके योगदान को बताया सराहनीय। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को लेकर ढाका से न्यूयॉर्क तक प्रदर्शन। घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर सीमावर्ती इलाकों में बढ़ी निगरानी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर कांग्रेस की खामोशी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। विश्व हिंदू परिषद ने हेल्पलाइन नंबर किया जारी। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस में ओलंपिक ऑर्डर से किया गया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किए जाने वाला है ये सर्वोच्च सम्मान। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गॉड्स ओन कंट्री कहलाता है केरल, जहां वायनाड में आई विभीषण प्राकृतिक आपदा की तबाही को थामने में विभिन्न एजेंसियां जुटी हुई हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री ने भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले के क्षेत्र में पहले हवाई सर्वे किया। उसके बाद रिलीफ कैंप अस्पताल पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और उनके दुख दर्द को साझा किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ उन्होंने एक समीक्षा बैठक कर आश्वस्त किया कि पुनर्वास के काम में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। केरल के वायनाड में मुंडक्कई और चूरलमाला अट्टामाला का दौरा कर प्रधानमंत्री ने उस ना भुला देने वाली आपदा की जानकारी ली। इस इलाके ने 30 जुलाई की सुबह सुबह विनाशकारी भूस्खलन देखा। बड़ी बड़ी चट्टानें जहां तहां पड़ी हैं, सड़कें बह चुकी हैं। उस वक्त का आलम यह था कि इरुवानीपझा नदी के किनारे किनारे जमीन तक खिसक गई। ये त्रासदी सामान्य नहीं है। सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए हैं। और प्रकृति ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया, मैंने वहां जाकर के परिस्थिति को देखा है। 120 फुट लंबा ये वही बेली ब्रिज है जिसने राहत और बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाई थी। 30 जुलाई की दोपहर तक आलम यह था कि यहां नदी पार करना मुश्किल था। चूरलमाला और मुंडक्कई का संपर्क टूट गया था। सेना के दक्षिणी कमान ने जिम्मेदारी उठाई। 31 अगस्त की शाम पुल का निर्माण शुरू किया गया और रिकॉर्ड 31 घंटे में ब्रिज तैयार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने बेहतर ढंग से तालमेल के साथ काम किया, इसलिए जल्द ही लोगों को राहत मिली। ऐसे संकट के समय जब हम साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितना उत्तम परिणाम मिलता है। उसी दिन सुबह ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी और मैंने कहा था कि हम हर प्रकार की व्यवस्था को मोबिलाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी
पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। मैंने हमारे MOS को भी तुरंत यहां भेजा था। मेपड़ी में बना राहत केंद्र, जहां आपदा के पीड़ित लोग शरण लिए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उन्होंने डॉक्टर मोपेन मेडिकल कॉलेज स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने लोगों को ढांढस बंधाया कि पूरा देश विपदा की इस घड़ी में आप सभी के साथ है। जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं, उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन उनके सपने चूर चूर न हो जाए, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहां के पीड़ितों के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद कहा कि जिन्होंने अपने परिजनों को इस आपदा में खोया है, उसकी भरपाई करना नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार जब भी डिटेल के साथ रिपोर्ट तैयार कर लेगी, उसे लेकर केंद्र कोताही नहीं बरतेगी और धन का अभाव लोगों के सपनों और पुनर्वास के आड़े नहीं आएगा। वायनाड से उर्मिलेश और निशांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड का दौरा किया। पीएम ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सभी इस दुखद घड़ी में वायनाड और केरल के लोगों के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने इस चुनौती से निपटने के लिए हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया। ये त्रासदी सामान्य नहीं है। सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए हैं और प्रकृति ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया, मैंने वहां जाकर के परिस्थिति को देखा है। मैं रिलीफ कैंप में भी इन पीड़ित परिवारों से मिला हूं, जिन्होंने एक्चुअली उस समय जो देखा और जो झेला, उसका विस्तार से पूरा विवरण मैंने उनसे सुना है। मैं अस्पताल में भी उन सभी मरीज से मिला हूं जो इस आपदा के कारण, अनेक प्रकार की चोट के कारण बहुत ही मुसीबत का समय बिता रहे हैं। जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं, उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन, उनके सपने चूर चूर न हो जाए, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहाँ के पीड़ितों के साथ है। देश और भारत सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरल के वायनाड पहुंचकर हवाई सर्वेक्षण किया और ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आपदा पीड़ितों से बात की। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी से बात की हमारे सहयोगी उर्मिलेश ने। हमारे साथ इस प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के इस कार्यक्रम को लेकर खास बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी जी। सर, आज प्रधानमंत्री आज वायनाड दौरे पे आए थे, जहां पर उन्होंने तमाम जगहों पे गए। ये दौरा आप किस तरह से देखते हैं? He is very well aware of to the level of an eyewitness. He would have imbibed the happenings from the moment the landslide kicked off and then the debris which is now settling. And he was also worried that जब ये sludge सूखे हो जाऊं तो काफी मुश्किल होगा, क्या करूं, इसकी पेन तो ज्यादा उनको था। He has already met with the Chief Minister yesterday. So further processes will be taken on a war footing, and Prime Minister in his speech has promised the people that this is brethren. It will be taken into the heart, and the deliverance also will come heartfully from the heart of the Prime Minister of the country. That was his promise. तो ये थे केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी, जिन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने केरल को हर तरफ से मदद का आश्वासन दिया है। उर्मिलेश भट्ट, टीडी न्यूज, वायनाड। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 109 किस्म के उन्नत बीज देश को समर्पित करेंगे। ये बीज जलवायु के अनुकूल है और उचित पैदावार देने के साथ ही कीटनाशकों का प्रयोग भी इससे कम होगा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से खास बातचीत में कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि ICAR निरंतर इस काम में लगी है। उन्होंने कहा कि इससे कृषि की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को देश के किसानों को 109 किस्म के बीज जो हैं वो समर्पित करने जा रहे हैं। ये बीज खास बीज हैं और क्या इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है और इससे कृषि के क्षेत्र में किस तरीके से एक नया बदलाव आ सकता है। देश के कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवराज जी, एक बड़ा कार्यक्रम, एक नए तरीके का कार्यक्रम, एक नया प्रयोग इसको कह सकते हैं। ये 109 बीज आखिर किस तरीके के बीज हैं? ऐसे बीज जो जलवायु के अनुकूल हो, कम पानी में अच्छी पैदावार हो, जिनमें इनपुट कम डालना पड़े, वायरस अटैक ना करे और गुणवत्ता भी ऐसी हो कि हम उनको एक्सपोर्ट भी कर सकें। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे वैज्ञानिकों ने चमत्कार किया। अगर हमको किसानों की आय बढ़ाना है तो ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और नरेंद्र मोदी जी ऐसे विजनरी लीडर है जो आज तो किसानों का भला हो, आने वाली पीढ़ियों में भी कैसे हम खेती और किसानों को सुखी और समृद्ध बना पाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। 8 प्रयोगशालाएं भी खुलने जा रही हैं, वो किस तरह की क्यों? 9 क्लीन प्लांट सेंटर खुलेंगे। किसान जो बागवानी की खेती करता है, फलों की खेती, तो फलों की खेती में जो हम पौधे प्राप्त करते हैं वो बीज से नहीं होते, कलम से होते हैं। किसी अच्छी वैरायटी की कलम काट के ग्राफ्टेड करते हैं और उससे दूसरे पौधे तैयार होते हैं। स्वच्छ पौध कार्यक्रम, इन सेंटर्स पे जो मदर ब्लॉक रहेगा, मूल पौधा, उसको पूरा टेस्ट करके कि उसकी सेल्स में वायरस ना हो, हम उससे नए पौधे तैयार करेंगे सेंटर में। और एक सेंटर में पैदा होंगे, फिर बड़ी नर्सरी में उससे कई पौधे बनाएंगे, फिर उससे छोटी नर्सरी में जाएंगे, फिर किसान के पास पहुंचेंगे और इसकी पूरी ट्रेस करने की व्यवस्था, सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की। किसान जब ये पौध खरीदेगा तो उसको पता है कि इसका मदर प्लांट कौन सा था। एक आखिरी सवाल, आप देश के ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। हाल में कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2 लाख आवास, 2 करोड़ आवास और शहरी क्षेत्रों के लिए 1 करोड़ आवास, और ख़ास बात यह है कि समतल इलाकों में नॉर्थ ईस्ट के लिए भी उसमें बड़ा आवंटन। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले कहा था 2 करोड़ मकान ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के बनाए जाएंगे, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
कल कैबिनेट ने फैसला ले लिया 2 करोड़ मकान बनाने का गरीबों के लिए। 3 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा की राशि इसमें खर्चा होगी और गरीबों को पक्के मकान मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री एक अद्भुत कार्यक्रम जिसको कहें कि वो रविवार को देखने को मिलेगा। 109 बीजों की किस्में जो हैं वो देश के किसानों को समर्पित करेंगे। स्वाभाविक है कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति इस पूरे कार्यक्रम से आ सकती है। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन पूरी तरह से ध्वस्त कानून व्यवस्था के कारण सुरक्षा संबंधी चुनौतियां कम नहीं हो रही। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले भी जारी हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बावजूद हिंसा का दौर अभी भी जारी है। खासतौर से हिंदू अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश से लोग भारत में घुसपैठ के लिए पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में जमा हो रहे हैं। हालांकि पड़ोसी देश में राजनीतिक अशांति के बाद से ही बीएसएफ कड़ी निगरानी रख रही है, लेकिन सबसे अधिक चिंता सुंदरबन क्षेत्र, नदी सीमा और उन सीमावर्ती इलाकों को लेकर है जहां कोई बाढ़ नहीं है। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ओडिशा पुलिस की भी नजर है। राज्य सरकार की चेतावनी के बाद ओडिशा पुलिस ने तटीय इलाकों में गश्त तेज कर दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बांग्लादेश में स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर कांग्रेस की खामोशी पर भी सवाल उठाए। बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। हम खाली हिंदू का बीच में हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में ढाका में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के मुस्लिम बहुल 17 करोड़ की आबादी में हिंदू करीब 8% हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। Minorities are being attacked. It's the citizens themselves that are now have taken over to try to ensure law and order and providing security. Law enforcement agencies have quit. There is no police in Bangladesh right now. इस बीच बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्रों के विरोध और धमकी के बाद मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन ने इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ तालुकदार ने भी इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले बांग्लादेश बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर्स को प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफा देने पर मजबूर किया था। ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति ASM मकसूद कमाल ने भी इस्तीफा दे दिया है। कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ ब्रिटेन में भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए और लंदन में संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, बीते 5 से 6 दिनों से बांग्लादेश में लोग अल्पसंख्यकों के घरों को जला रहे हैं। लोग हिंदुओं, ईसाइयों पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं। हम बांग्लादेश के हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय चाहते हैं। और इस बीच विश्व हिंदू परिषद की राज्य और जिला कार्यकारिणी की बैठक तमिलनाडु में संपन्न हुई। बैठक के दौरान विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बहुत चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के बीच शांति और विश्वास की बहाली के लिए विहिप ने मांग की है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की शांति और कल्याण को सुनिश्चित किया जाए। जिन परिवारों के किसी सदस्य की हत्या हुई है या उन्हें नुकसान हुआ है, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। दोषी व्यक्तियों को कानून के अनुसार सजा दी जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें दंडित किया जाए। विहिप ने एक हेल्पलाइन नंबर 01126103495 जारी किया है, जिसके माध्यम से कोई भी परेशान बांग्लादेशी हिंदू विहिप से संपर्क कर सकता है और विहिप केंद्र सरकार के साथ समन्वय करके हर संभव तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश करेगा।
कोलकाता की सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर की मौत के मामले में प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। इसके अलावा पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में शुक्रवार को जिस स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला चिकित्सक का शव मिला था, उसकी प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न के बाद हत्या किए जाने का संकेत मिला है। पुलिस ने ये जानकारी दी। वहीं महिला डॉक्टर की मौत के विरोध में नर्सों ने न्याय की मांग करते हुए रैली निकाली। और दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने कोलकाता मेडिकल छात्र की मौत के विरोध में कैंडल मार्च निकाला और इसकी निंदा की। We as a doctors are at risk and we feel unsafe because we are doing 24-36 hours duty, and after that if we hear that a friend of us are under this condition, then it is very unsafe for us, and we want CBI inquiry in this case. Being said as a social worker also, we feel unsafe in our own premises. We are said that we are the doctors और दूसरा लोग यहाँ पे security के लिए आते हैं, but we ourselves are not safe after this incident. And like previous episodes have occurred, उसके बाद भी कोई fast track court नहीं है, कुछ नहीं है. People are taking these things and these incidents will also be carried for years or months and no decision will be there. हम अपने premises में भी बहुत बार ऐसे incidents होते हैं that we feel unsafe. There is no proper security. We have been working for hours and still we don't get even proper securities during the normal routine work also, like in the OPDs, in the emergencies. So this incident that has happened has shaken us to the core, and we feel that we demand a full CBI investigation on this. केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल आर्जीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना में पीड़ितों के घर पहुंचे। पुलिस जो बोल रही है कि गला दबाकर मारा गया, इंजुरीज आर देयर इन द इंटरनल पार्ट, और उसके साथ साथ एक कॉलर बोन का ब्रेकेज भी है। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, मुझे लगता है एक से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो अपराधी है उसको अल्टीमेट जो हमारे प्रावधान है, जो लॉ मैंने जैसे पहले ही बताया, आदरणीय मोदी जी की इसके पहले जो टर्म थी, सेकेंड टर्म में इसका लॉ में हमने सुधार लाया। इसमें डेथ सेंटेंस को बोला गया है, रेप एंड मर्डर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो किया उसको सजा मिले, किसी दूसरे को मिलने से कोई लाभ नहीं होगा। बेंगलुरु से 3 अगस्त को शुरू हुई बीजेपी जेडीएस की मैसूरू चलो पदयात्रा का विशाल रैली के साथ समापन हो गया। इसमें कांग्रेस नेताओं के घोटालों पर पुस्तक का भी विमोचन किया गया। बीएस येदियुरप्पा ने सीएम सिद्धारमैया को विधानसभा भंग कर चुनाव का सामना करने की चुनौती दी है। पदयात्रा का समापन हो गया। इस मौके पर मैसूरू के महाराज कॉलेज ग्राउंड में आयोजित विशाल रैली में वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जेडीएस नेता और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस नेताओं के कथित घोटालों पर दस्तावेजों की एक पुस्तक का विमोचन भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को विधानसभा भंग कर नए चुनाव का सामना करने की चुनौती दी। भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सीएम सिद्धारमैया ने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए कई काले धब्बे नजर आ सकते हैं। इतिहास नहीं जानते डीके शिवकुमार का, किसको नहीं पता उसका पुराना आपराधिक इतिहास। 2008 में जब उसने पहली बार कनकपुरा से चुनाव लड़ा, अपराध की कमाई से उसके पास 75 करोड़ रुपए थे। 2024 में 1414 करोड़ हो गए।
तुमने इस 20 साल में लूट करके कर्नाटक को इतना खाली कर दिया। Will remain intact and will fight to the tooth and nail. CM has to resign. There is no other option. Our fight is to remove this government. Not only Siddaramaiah. This government is totally against to the people of Karnataka. They are looting the state. For that reason, our demand to remove this government. जनसभा को संबोधित करते हुए जेडीएस नेता निखिल कुमार स्वामी ने भी कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने पदयात्रा को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि वो आखिरी सांस तक किसानों, वंचित दलितों और राज्य के लोगों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। भाजपा जेडीएस की मैसूरू चलो पदयात्रा की शुरुआत बेंगलुरु के केनगेरी से 3 अगस्त को हुई थी। इसका मकसद मुडा और वाल्मीकि निगम घोटालों के साथ कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को जागरूक करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और वहीं जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच कठुआ पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। ये चारों आतंकी घने जंगलों में छिपे हुए हैं। पुलिस की ओर से कहा गया है कि इन आतंकियों को आखिरी बार मल्हार, बानी और सोजधार के धोखों में देखा गया था। अधिकारियों के मुताबिक ये चारों आतंकी जून में चत्तरगला में 5 सैनिकों की हत्या में भी शामिल थे। कठुआ पुलिस ने बताया कि प्रत्येक आतंकी पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को देश में 8 नए रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें महाराष्ट्र की महत्वाकांक्षी जालना जलगांव रेलवे लाइन भी शामिल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जालना जलगांव रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में है और 4 से 5 सालों में इसके पूरा होने की संभावना है। 4 से 5 साल का टाइम फ्रेम लगेगा। लैंड एक्विजिशन में काफ़ी काम एडवांस में किया है, क्योंकि अब अपने पास पीएम गति शक्ति पोर्टल है, जो प्रधानमंत्री जी ने 3 वर्ष पहले, करीब 4 वर्ष पहले जो बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लॉन्च किया था। उसके कारण आज अपने को बहुत बेनिफिट है, कई चीज़ें एडवांस में प्लानिंग कर। जो अपना जालना जलगांव प्रोजेक्ट है, इसमें इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल भी इसी प्रोजेक्ट में बनेगी। 23.5 किलोमीटर लंबी टनल बनेगी, जो भारत की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल होगी। और वहीं रेल मंत्री ने बताया कि मुंबई के लोकल ट्रेन के लिए 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जिससे इसकी क्षमता बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मुंबई के रेलवे सिस्टम में। दोनों वेस्टर्न और सेंट्रल को अगर मिलाएं तो करीब 75 लाख लोग डेली सबअर्बन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। इसमें सिग्निफिकेंट कैपेसिटी इंक्रीज करने की ज़रूरत है और सिग्निफिकेंटली टेक्नोलॉजी इसमें ऐड करने की ज़रूरत है। 20,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है इसमें और सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट आएगा इन ट्रेन्स के चलाने से, और साथ ही साथ और ज़्यादा ट्रेन्स की भी ज़रूरत है सबअर्बन सिस्टम में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री के राला जनाना गुस्माओं के साथ उन्होंने पहले बैठक की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और तिमोर लेस्ते लोकतंत्र और बहुलवाद के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं ने व्यापक मुद्दों पर बातचीत की। सांस्कृतिक आदान प्रदान, रेडियो प्रसारण, वीजा छूट के क्षेत्रों में समझौतों का भी आदान प्रदान किया गया। भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती और रेडियो टेलीविसाओ डी तिमोर लेस्ते ने 10 अगस्त 2024 को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और प्रसारण में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए आधिकारिक तौर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए और इसका आदान प्रदान किया गया। भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने प्रसार भारती की ओर से हस्ताक्षर किए और तिमोर लेस्ते ईपी के रेडियो और टेलीविजन के निदेशक मंडल के अध्यक्ष जोस एंटोनियो बेलो तारालेओ ने RTTL की ओर से हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तिमोर लेस्ते यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव
जयदीप मजूमदार ने बताया कि हाल के दिनों में द्विपक्षीय संबंधों में तेजी आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी द्विपक्षीय बैठक में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों पर चर्चा की। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठक में कहा कि दोनों देशों के बीच पारस्परिक मिशन संबंधों को मजबूत करेंगे। ये विजिट जो है बायलैटरल विजिट है, जिसमें हम लोग बायलैटरली क्या कर सकते हैं, तिमोर लेस्टे की क्या ज़रूरत है, उसके ऊपर ज़्यादातर फोकस हुआ है। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक, ऑफ कोर्स एवरी मेंबर इज पार्ट ऑफ एवरी मेंबर स्टेट ऑफ आसियान इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेट फॉर अस in terms of our strategic relationship with the region. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि क्वाड और आसियान का कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, हम नहीं सोचते हैं ऐसा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिवसीय मालदीव के दौरे पर हैं। जयशंकर ने मालदीव के 28 द्वीपों में जल एवं स्वच्छता परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। मालदीव यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने माले में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की और इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू से मुलाकात की। उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति के एक्स पोस्ट को साझा करते हुए भव्य स्वागत के लिए मालदीव के राष्ट्रपति को धन्यवाद कहा और द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को लेकर प्रतिबद्धता जताई। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में मालदीव के 28 द्वीपों में जल एवं स्वच्छता परियोजनाओं के शुभारंभ और हमेशा मालदीव का समर्थन करने के लिए भारत सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग के माध्यम से हमारी स्थायी साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गन्ना एवं जैव ऊर्जा उद्योग पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। उन्होंने शुगर केन इंडस्ट्री को लेकर कहा कि देश इस क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति कर रहा है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। शुगर इंडस्ट्री की भी बहुत प्रगति हुई। 2013-14 में शुगर केन का एरिया 5 मिलियन हेक्टेयर था और आज 10 ही साल में 6 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचाने में सफलता हमें मिली है। मतलब 18% की वृद्धि हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, आजादी के बाद सहकारिता आंदोलन में विकास धीमा हुआ था, लेकिन मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया और अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया। सहकारिता कानून में ढली इसके पहले हमारे देश में सहकारिता का भाव हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा। नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। 1947 से एक मांग हमेशा सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की रही कि एक अलग सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में हो। मैं तो एक सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ता के नाते मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने सहकारिता मंत्रालय अलग से बनाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने न्याय प्रणाली को देश का मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था ने ही भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को बरकरार रखा हुआ है। उपराष्ट्रपति ने चिंता जताई कि देश में कुछ लोग साजिश के तहत एक नैरेटिव चला रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश में हाल में जो घटनाक्रम हुआ है, भारत में भी वैसा ही घटित होगा। ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये लोग अपने जीवन में उच्च पदों पर रहे हैं, देश की संसद के सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं। ऐसे जिम्मेदार पदों पर रहे लोग ऐसा मिथ्या प्रचार कैसे कर सकते हैं कि पड़ोसी देश जैसा घटनाक्रम भारत में दोहराया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि स्वस्थ लोकतंत्र में संवाद और सहयोग का माहौल जरूरी होता है। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के समापन के मौके पर ओम बिरला ने सांसदों से कहा कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने से उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्य सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का जितना अध्ययन करेंगे, वे सदन का उतना ही अधिक ढंग से प्रभावी उपयोग कर पाएंगे।
जब हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को कहते हैं तो उसकी विरासत को भविष्य में बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा हो, संसद के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बने, ये आपके कामकाज से, आपके कार्यक्रम से जनता में संदेश जाएगा। जितनी हम संसद में चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, तर्क रखेंगे, सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की ताकत है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली स्थित आवास पर पौधारोपण किया। ओम बिरला ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के महासंकल्प में युवा पीढ़ी को जुड़ना चाहिए और सामूहिक सहभागिता से ही प्रकृति को समृद्ध बना सकेंगे। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद रहे। वरिष्ठ आईएएस डॉक्टर टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। वो 30 अगस्त को 2 साल के लिए पदभार संभालेंगे। डॉक्टर सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। टीवी सोमनाथन को प्रशासनिक सेवाओं का लंबा अनुभव है। वे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की 138वीं जयंती पर दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त संस्थान ने एक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में मुख्य रूप से ब्रिटिश कॉलोनियल कानूनों की जगह भारतीयता की न्याय की अवधारणा पर बने नए कानूनों पर परिचर्चा का आयोजन भी किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना संदेश देते हुए कहा कि हमें सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। आयोजन की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता ने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर सबको बधाई दी। मैथिली शरण गुप्त जी के विचार थे हमारा समाज कैसा हो, हमारा कानून कैसा हो, हमारी कानून व्यवस्था कैसी हो। उसी विषय को लेके आज ये जो नए कानून बने हैं, भारत की आत्मा को समाहित करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए सरकार और प्रधानमंत्री जी को और बाकी सभी लोग जो इस विषय में आगे रख के जिम्मेदार हुए, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। प्रयागराज में इस वर्ष 25 से 27 अक्टूबर को कुंभ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा और इससे पहले देश के 25 राज्यों में इंडिया थिंक काउंसिल की तरफ से कुंभ के महत्व, विशेषता और इसकी भव्यता पर चर्चाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को गांधीनगर स्थित एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एक राउंड टेबल चर्चा आयोजित की गई। चर्चा में कुंभ के आयोजन से मिलने वाले रोजगार, कला संस्कृति को मिलने वाले मंच और आसपास के धार्मिक स्थलों के प्रचार के साथ साथ नए टूरिज्म कॉन्सेप्ट पर भी चर्चा हुई। कुंभ जैसे एक ऐसा कॉन्ग्रीगेशन, ह्यूमन कॉन्ग्रीगेशन जहाँ पूरी दुनिया आती है, उसके नाम पे कोई कॉन्क्लेव या कोई डायलॉग था नहीं। तो कुंभ कॉन्क्लेव जब 2019 में प्रपोज किया गया, उसकी अवधारणा यही थी। 3 दिन के वो कॉन्क्लेव होते हैं, 21 में हुआ। अब 25 महाकुंभ के पहले कुंभ कॉन्क्लेव होना है। उसके पहले 25 पूर्ववर्ती गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं, जिसका आज ये 4था संस्करण खत्म हुआ EDII में। और यहाँ से जो टेकअवेज हो रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी दुनिया भर से लोग आने वाले हैं, उनमें कुंभ को लेकर के जो भी जिज्ञासा है, जो भी कुंभ की तैयारी को लेकर के जो सरकार अपनी सुविधाएं प्रोवाइड करने जा रही है, और 2019 के कुंभ का जो बेंचमार्क एक सेट हुआ सुरक्षित, भव्य और महाकुंभ का, वो संदेश लोगों तक जाए। कुंभ एक ऐसा हमारे जीवन का और भारत की संस्कृति का एक ऐसा चिन्ह है जो शायद विश्व का बहुत बड़ा एक मेला होता है, जो स्वतः होता है, जिसमें कोई किसी को इनविटेशन नहीं देता, कोई किसी की व्यवस्थाएं नहीं करता है। तो इसको हम क्या एक स्टडी के रूप में ले सकते हैं? हमारे रिसर्चर्स क्या उस पर कोई नई रिसर्च कर सकते हैं? उससे सस्टेनेबल सिटीज़ की व्याख्याएं हो सकती हैं क्या? संस्कृति की क्या व्याख्या होगी? इकोनॉमी की क्या व्याख्या होगी? आज के राउंड टेबल का मुख्य उद्देश्य यही था। और संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक से संबंधित एक एक्स स्पेस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में लगभग 3,500 लोगों ने शिरकत की। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 2013 के संशोधनों के बारे में कहा कि 2013 के संशोधनों के कारण विधेयक का पुनरीक्षण आवश्यक था। वहीं रिजिजू ने कहा
कि इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में कठोर कानून कैसे हो सकते हैं जो किसी को भी वक्फ बोर्ड की भूमि के रूप में संपत्ति का दावा करने की इजाजत देता है। ट्रिब्यूनल की चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि ऐसे दावों का प्रतिकार कठिन है क्योंकि इसमें ट्रिब्यूनल से गुजरना पड़ता है जो एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि पहला मुस्लिम अधिनियम 1923 में पेश किया गया था। 1976 में एक समिति ने इसमें कई खामियां पाई हैं और 2005 में सच्चर समिति ने भी उन मुद्दों पर प्रकाश डाला जिनमें प्रभावी संशोधन की आवश्यकता थी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड का दावा है कि उसके पास 8 लाख करोड़ की संपत्ति है, लेकिन इतनी अचल संपत्ति होने के बावजूद उसकी आय 200 करोड़ से भी कम है। वक्फ बोर्ड के पास तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति भूमि है और वो इसका अनुचित लाभ उठा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य मौजूदा व्यवस्था से प्रभावित वंचित मुसलमानों की मदद करना है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आगा खान और बोहरा मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड बनाकर उनकी भी मदद करना है। रिजिजू ने वक्फ बोर्डों में महिलाओं को शामिल करने और वैज्ञानिक समझ रखने वाले अधिकारियों को नियुक्त करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की व्यापक शक्तियों को कम करने की जरूरत है। किरेन रिजिजू ने कहा कि 19% मुसलमानों ने इस बिल का समर्थन किया है और उनकी ओर से बधाइयां भी मिल रही हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का 55वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह के दौरान 2600 से अधिक छात्रों को डिग्री प्रदान की गई, जिसमें 25% लड़कियां शामिल हैं। दीक्षांत समारोह के दौरान संस्थान के प्रतिष्ठित भूतपूर्व छात्रों को भी एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेडल प्रदान किए गए। डिग्री प्राप्त करने वालों में 480 पीएचडी ग्रेजुएट भी शामिल रहे। ये संख्या पिछले साल के मुकाबले 35% अधिक है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने कहा कि पीएचडी करने वाले छात्रों की लगातार बढ़ती संख्या इस बात को दर्शाती है कि संस्थान में शोध कार्यों को प्रमुखता दी जा रही है। Our number of PhDs has increased 35% over the last year. Interestingly, today we are awarding 206 PhD degrees to women students. This is a record for us in this convocation. 660 women students are being awarded degrees. This is 25% of the total. We have come a long way, but we still have a long way to go in terms of ensuring gender parity and making our institute a truly inclusive and representative institution. आईएनएस चिल्का ने शुक्रवार को अग्निवीरों के चौथे बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया, जिसमें 214 महिलाओं सहित 1889 अग्निवीरों ने परेड में भाग लिया। परेड को संबोधित करते हुए नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने प्रशिक्षुओं को परेड के लिए बधाई दी और राष्ट्र निर्माण के अपने प्रयास में नौसेना के कर्तव्य, सम्मान और साहस के मूल मूल्यों को बनाए रखने के लिए आह्वान किया। उन्होंने उनसे प्रशिक्षण के अपने अगले चरणों पर ध्यान केंद्रित करने और तकनीकी रूप से कुशल योद्धा बनने का आग्रह किया। इस मौके पर मेधावी अग्निवीरों को पदक और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सीएनएस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने चिल्का युद्ध स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबरों पर। दो 2008 बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी से व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस में आईओसी के 142वें सत्र के दौरान ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है। इस सम्मान के अंतर्गत खेल को बढ़ावा देने के लिए योग्य प्रयासों के आधार पर लोगों को चुना जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के मसले पर रजत पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कहा है कि अगर विनेश को पदक मिलता है तो ये वाकई बहुत अच्छा होगा। मेडल मिलेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेडल नहीं मिलेगा तो एक वो हमको पता है कि जो सिचुएशन जो हुई अगर वो नहीं होती तो मेडल तो ऐसे ही पक्का था। अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलेगा तो हमको सबको दिल से पता है। लेकिन
पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक वो जब तक मेडल नहीं होता गले में वो एक चीज़ रह ही जाती है। लोग थोड़े दिन तक याद करते हैं, बोलेंगे कि यू आर आवर चैम्पियन, हमारे लिए आप चैम्पियन हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वो मोमेंट ना हो, हम पोडियम पे ना हो, तो वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। तो मुझे ये डर है बस, अगर लोग नहीं बोलेंगे तो मेडल है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो विनेश ने किया है अपनी कंट्री के लिए उसको ना भूलें बस। अपनी मां द्वारा पाकिस्तान के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को बेटा बताए जाने के सवाल पर ओलंपिक में लगातार 2 बार पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने कहा कि उनकी मां गांव की हैं और जो भी बोलती हैं दिल से बोलती हैं। मेरी मां भी बहुत ही स्टार्टिंग से गांव से बिलोंग करती थी और फिर गांव में ही शादी हुई, तो गांव के कल्चर में रही और बहुत ही, और कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, तो वो बहुत ही दिल से बोलते हैं जो भी बोलते हैं, तो एक माँ की तरह बोलते हैं। और उनको ही पता है कि जैसे वो हमारे लिए दुआ कर रहे थे या इंडियंस मेरे लिए दुआ कर रहे थे, तो सभी कंट्री के एथलीट्स के लिए उनकी फैमिली और उनके लोग उनके लिए दुआ करते हैं। तो इसलिए जो मेरी माँ के उस टाइम मन में आया उन्होंने बोल दिया। उधर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में अपने प्रदर्शन के सवाल पर कहा कि उन्हें थ्रोइंग एंगल और रनवे पर काम करने की जरूरत है। थ्रोइंग एंगल, हाँ जी, स्ट्रेंथ काफी लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं थ्रोइंग एंगल थोड़ा सुधरेगा तो और अच्छी थ्रो जाएगी, क्योंकि हाइट थोड़ी कम जा रही थी मेरे हिसाब से। वो अभी तक देखी नहीं है मैंने थ्रो, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था, और थोड़ा सा रनवे पे काम करने की जरूरत है। तो एक आधे पॉइंट है जो थोड़ा करेंगे अच्छे से और अपना हेल्दी रहेंगे तो अच्छी थ्रो लगेगी। कुश्ती की दुनिया में अमन सहरावत अब वो नाम है जो ओलंपिक पदक विजेता हैं, लेकिन इस पदक तक पहुंचना उनके लिए कतई आसान नहीं था। और इस राह में सबसे बड़ी बाधा न केवल विरोधी पहलवान थे, बल्कि कांस्य पदक के मुकाबले से पहले उनका बढ़ा हुआ वजन भी था। तो आखिर अमन ने मुकाबले से पहले अपने वजन को कैसे कंट्रोल किया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से निकलकर ओलंपिक के मंच तक पहुंचने वाले और अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाले अमन सहरावत की चर्चा हर ओर है। इसलिए नहीं कि उन्होंने कांस्य पदक जीता, इसलिए भी नहीं कि वो ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी रहे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कांस्य पदक के मुकाबले से पहले अपने बढ़े हुए वजन को जिस तरह से कम किया। अमन सहरावत ने 10 घंटे में 4.5 किलो वजन घटाकर कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। अमन के लिए वजन घटाना इतना आसान नहीं था, लेकिन किस तरह से उन्होंने वजन घटाया उसको इस तरह से समझा जा सकता है। अमन ने मैट पर करीब 1.5 घंटे तक कुश्ती लड़ी। इस दौरान उनके कोच भी उनके साथ रहे। अमन ने वजन घटाने और पसीना बहाने के लिए करीब 1 घंटे का हॉट बाथ लिया। अमन ने करीब 1 घंटे तक ट्रेडमिल पर बिना रुके दौड़ लगाई। वजन कम करना इतना आसान नहीं, इसलिए अमन ने कोच की सलाह पर जॉगिंग की। वैसे अमन ने इसके अलावा छोटे छोटे ब्रेक और थोड़ी थोड़ी देर पर एक्सरसाइज भी की। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस दरमियान उन्होंने अपने प्रशिक्षकों को अपने साथ ही रखा और जो कुछ भी किया अपने प्रशिक्षकों के देख रेख में ही किया। जाहिर तौर पर अमन की कांस्य पदक की सफलता न केवल कुश्ती में उनकी तकनीकी दक्षता को सामने रख गई, बल्कि कहीं न कहीं एक वजन को कंट्रोल कैसे किया जाता है और किस तरह से एक उम्दा एथलीट के तौर पर खुद को सामने रखा जाता है, इस बात का भी जीता जागता उदाहरण है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। आज़ादी के महापर्व को विशेष बनाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों के तहत देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की गूंज देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभियान की शुरुआत करने के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर केंद्रीय नेताओं तक सभी इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं और लोगों से इससे जुड़ने की भी अपील कर रहे हैं। आज़ादी के महापर्व को विशेष बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 9 अगस्त से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाने का ऐलान किया है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा।
इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजकोट से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। यात्रा में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने कहा कि राजकोट से निकली ये तिरंगा यात्रा हर तालुक और मंडल में पहुंचेगी। तिरंगा यात्रा का ये क्रम 15 अगस्त तक चलता रहेगा। जेपी नड्डा ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल के योगदान को याद किया। इसी गुजरात की मिट्टी से पैदा हुए भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के 2 साल के अंदर 562 रियासतों को एक साथ जोड़ करके मेरा भारत महान ये बना करके दिखाया। ये हम सबके सामने इस बात का वहीं राजधानी दिल्ली में भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अपने संसदीय क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने हर घर तिरंगा के साथ हर दुकान तिरंगा का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस बार घरों के साथ ही हर दुकान पर भी तिरंगा लहराना चाहिए। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलवामा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पुलवामा की एसएसपी पीडी नित्या ने बताया कि आज हमने तिरंगा रैली की है, जो हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। पूर्वोत्तर में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत मणिपुर के इम्फाल में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। मौके पर देशभक्ति से भरपूर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस अभियान को पूरे जोश और प्रतिबद्धता के साथ मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम सब अपने घरों पर तिरंगा लहराएं और देश के लिए निस्वार्थ बलिदान देने वालों का सम्मान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। 23 अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने लक्षद्वीप विज्ञान और तकनीक विभाग के साथ मिलकर विज्ञान दिवस मनाया। सलाहकार प्रशासन संदीप कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े 10 द्वीप के बच्चों के साथ इसरो वैज्ञानिकों ने बातचीत की। वहीं कार्यक्रम में अलग अलग द्वीपों के बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे। अंतरिक्ष विषयों पर बच्चों ने मनमोहक प्रदर्शनी भी लगाई थी। और आइए अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव गणपत राव यादव ने शनिवार को लिम्फेटिक फाइलियरिसिस उन्मूलन के लिए द्विवार्षिक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के दूसरे चरण का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि असम के वंचितों को उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए लाई जाएगी नई नीति। कहा सरकार शिक्षा के अधिकार के तहत असमी, बोडो, बंगाली भाषा में चल रहे निजी स्कूलों में देगी 25% आरक्षण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। NHAI अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर जताई गंभीर चिंता। कहा कर्मचारियों को नहीं मिला सुरक्षा तो रोक देंगे प्रोजेक्ट्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का किया दौरा। बिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के क्रम डांडा फार्मेसी कॉलेज में छात्र छात्राओं को किया संबोधित। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आगामी उपचुनाव में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन को लेकर विश्वास जताया। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार के जनहितैषी बजट की घोषणाओं के आधार पर कल्याणकारी योजनाओं को आम जन के बीच लेकर जाने की बात कही। 23 अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लक्षद्वीप विज्ञान और तकनीक विभाग के साथ मिलकर मनाया विज्ञान दिवस। कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े अलग अलग द्वीपों के बच्चे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।